हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो लास्ट क्लास में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा अबाउट राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पावर्स ऑफ पार्टनर्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। अब हम आगे चलते हैं, हमारे चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे अबाउट पार्टनरशिप डीड। सो लेट्स स्टार्ट। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़े थे पार्टनरशिप के, तो उसमें एक फीचर था एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, एंड बोथ एग्रीमेंट्स आर वैलिड। ठीक है, पार्टनरशिप में ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है कि ओरल एग्रीमेंट वॉइड है। पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट को भी क्या माना है, वैलिड माना है। लिखो मेरे साथ, पार्टनरशिप कैन बी oral or written. The law doesn't make it compulsory to have a written agreement. लॉ में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि रिटर्न एग्रीमेंट का होना क्या है, कंपलसरी है। लेकिन हाउएवर इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ written agreement to avoid any disputes. Such written agreement is known as partnership deed. In the partnership deed, all the terms and condition of a partnership is mentioned, and it is duly signed by all the partners. It is registered under the act. डीड का मतलब क्या होता है। डीड एक होता है लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट मतलब जिसको कानून की क्या होती है, वैधता प्राप्त होती है, जिसको कानून क्या करता है, अलाउड करता है। हमने देखा था पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, एंड बोथ एग्रीमेंट्स आर वैलिड। लॉ में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि आपको रिटर्न एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। लेकिन क्या होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट को बनाना हमेशा बेटर होता है, हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर कभी भी पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो जाए, उनके बीच में कोई गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, तो उस रिटर्न एग्रीमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करा जा सकता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। सच रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और इसी रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कर दी जाती है, मेंशन कर दी जाती है, और ये सारे पार्टनर्स क्या कर देते हैं, सारे पार्टनर्स के इस पर साइन होते हैं, जिससे पार्टनर्स के बीच में अगर कभी भी कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको इजीली क्या करा जा सके, सेटल करा जा सके। और इस पार्टनरशिप डीड को हम क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, जिससे इसको लीगल वैलिडिटी क्या हो जाती है, मिल जाती है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप इज मेंशन्ड। क्लियर है क्या, आया क्या समझ में।
सो एक एग्रीमेंट में, एक डीड में क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, पार्टनर्स के बीच में जो जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, वो किन किन चीज़ों पे एग्री कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर दी जाती है, डीड में लिख दी जाती है। सो आओ देखते हैं कि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती है। अब ऐसे लिखने को तो हम करोड़ों आइटम्स लिख सकते हैं एक पार्टनरशिप डीड के अंदर, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बट हम सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं, हम जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो देखो, एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जा सकता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, उनका एड्रेस क्या है कि वो कहाँ पर बिजनेस कर रहा है। इसी तरीके से पार्टनर्स का नेम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है कि वो कहाँ पर रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अगर कल मुझे उनकी प्राइवेट एसेट्स को बेचना पड़े तो मुझे उनका एड्रेस पता होना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस, कि हम किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, कि हम एजुकेशन फील्ड में हैं, हम ऑटोमोबाइल फील्ड में हैं, हम एफएमसीजी फील्ड में हैं, हम एग्रीकल्चर फील्ड में, हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कि हर एक पार्टनर कितना अमाउंट बिजनेस में, पार्टनरशिप में लेके आ रहा है। सो अपने 11th क्लास में पढ़ा था ना कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अपने बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। सो एक पार्टनर पार्टनरशिप में जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसको भी क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। सो हर एक पार्टनर कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, तो सारी स्पेसिफिक चीजें हैं जो अभी हम आने वाले लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, एक सैलरी और कमीशन पार्टनर को कितना दिया जाएगा, अगर दिया जा रहा है तो फिर उसकी लिमिट क्या होगी, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे एक पार्टनर्स के, वो सारी की सारी चीजें कहाँ पर मेंशन होगी, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। इसी तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, की वो किस रेशो में क्या करेंगे, आपस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो भी कहाँ पर लिख दिया जाता है, पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, कि हम अप्रैल टू मार्च फॉलो करेंगे, जनवरी टू दिसंबर फॉलो करेंगे। सो ये सारी चीजें कहाँ पर मेंशन होगी, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितना है, क्या हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर पार्टनरशिप एट विल है, मतलब जब तक इच्छा है तब तक हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास एसेट्स है उनका करंट सिनेरियो में कितना प्राइस हो चुका है। सो एसेट्स को वापस से क्या करना, रीवैल्यूड करना। सो हम यहाँ पर सीखेंगे कि गुडविल को किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है, एसेट्स का कैसे वैल्यूएशन करा जाता है। गुडविल के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक है कि गुडविल होती क्या है, गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर झगड़े हो जाएंगे तो उसको किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि पार्टनरशिप डीड में क्या होती है, मेंशन कर दी जाती है। आया समझ में। सो एक पार्टनरशिप डीड के बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, हमने मेन मेन एलिमेंट्स क्या कर लिए यहाँ पर देख लिए। सो एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि पार्टनरशिप डीड क्यों बनाई जाती है, वाई पार्टनरशिप डीड। सो लिखो मेरे साथ, वाई पार्टनरशिप डीड। सो it governs the rights and duties of a partner। सो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है, राइट्स, उनके पावर्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज, ये सब क्या कर दी जाती है, पार्टनर की मेंशन कर दी जाती है। सो एक पार्टनर को क्या क्या करना है, वो क्या क्या कर सकता है, उसके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज आ सकती है, वो सब कहाँ से रेगुलेट होता है, पार्टनरशिप डीड से रेगुलेट होता है। एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स among partners can be settled easily with the help of partnership deed। सो अगर कोई भी झगड़े, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है पार्टनर्स के बीच में,
तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली पार्टनरशिप डीड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं कि देखो पार्टनरशिप डीड में इस पर्टिकुलर क्लॉज के बारे में, इस पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में ये चीज़ें लिखी हुई है, तो आप इस तरीके से गलत हो, ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स आपस में अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस, डिस्प्यूट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए पार्टनरशिप डीड का होना क्या है, ज़रूरी है, पर पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच जाते हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, मोटा मोटी थ्योरी खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हम जितने भी अब आगे थ्योरी पढ़ेंगे तो वह थ्योरी होगी क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब उस थ्योरी वाले पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा। सो 3-4 पॉइंट्स और बचते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम मेन हमारी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। सो आओ देखते हैं हमारे कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, पॉइंट नंबर, हेडिंग नंबर 8, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट लिखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। सो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, ठीक है, कि फर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, रिटर्न एग्रीमेंट भी वैलिड है। बट फिर अभी हमने पार्टनरशिप डीड में देखा कि रिटर्न एग्रीमेंट बनाना क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हो तो आपको पार्टनरशिप एक्ट में क्या करवाना पड़ेगा, अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बट अगर आप ओरल एग्रीमेंट कर लेते हो तो फिर आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैसा है, ऑप्शनल है। क्लियर है, आया समझ में। सेकंड पॉइंट, अ पार्टनर में रिटायर from the firm with the consent of all other partners or in accordance with agreement। सो जब हम राइट पढ़ रहे थे एक पार्टनर के, तो वहां पर एक राइट था पार्टनर का कि आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर कैन बी रिटायर फ्रॉम अ पार्टनरशिप, कि जब मैंने प्रॉपर नोटिस दे दिया है तो उसके बाद तो मैं क्या हो सकता हूँ, पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता हूँ। बट इसके अलावा 2 और मेथड्स है जिससे एक पार्टनर क्या हो सकता है, पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। सो पहला मेथड क्या बोल रखा है कि अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं अपन। ये एक फर्म है जिसके अंदर 5 पार्टनर है, यश, रुद्र, आदित्य, सौम्य और प्रतीक। अब जो ये सौम्य है, सौम्य ये क्या होना चाहता है, फर्म से रिटायर होना चाहता है, ठीक है। सो बचे कितने पार्टनर, 4 पार्टनर। सौम्य के अलावा कितने पार्टनर बचे, अब 4 पार्टनर। लेकिन हुआ क्या, यश, रुद्र और आदित्य, सुनना ध्यान से, यश, रुद्र और आदित्य, इन तीनों ने सौम्या को क्या बोला कि सौम्या तुम क्या हो जाओ, रिटायर हो जाओ। इन तीनों ने अपनी कंसेंट दे दी। लेकिन एक पार्टनर ने क्या करा, अपनी टांग फंसा दी, प्रतीक। ओ, प्रतीक ने बोला नहीं सौम्या भाई, आप पार्टनरशिप से रिटायर नहीं हो सकते हो, आप मुझे छोड़कर यहाँ से
नहीं जा सकते हो, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। तो यहाँ पर प्रतीक ने क्या करा, मना कर दिया कि सौम्या पार्टनरशिप से रिटायर नहीं हो सकता है। और प्रोविज़न भी यही बोलता है, प्रोविज़न क्या बोलता है कि सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना ज़रूरी है, तभी एक पार्टनर क्या हो सकता है, पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। तो यहाँ पर सौम्या के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि अब जब तक प्रतीक उसको परमिशन नहीं देगा तब तक सौम्या पार्टनरशिप से रिटायर नहीं हो पाएगा। अब सौम्या की डोर किसके हाथों में है, प्रतीक के हाथों में है। सो एक पार्टनर को रिटायर अगर होना है तो एक मेथड तो क्या हो गया कि आप नोटिस दे दो, प्रॉपर नोटिस सर्व कर दो, उसके बाद आप क्या हो सकते हो, रिटायर हो सकते हो। दूसरा मेथड क्या है कि अगर सारे पार्टनर कंसेंट दे दे तो एक पार्टनर क्या हो सकता है, पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। अब सौम्या के पास एक और तरीका है रिटायर होने का। अब सौम्या ने बोला कोई बात नहीं प्रतीक, तू मुझे अभी जाने नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया था तो उसी एग्रीमेंट में इन्होंने डेट लिख दी थी कि सौम्या क्या हो जाएगा, सौम्या 31 मई 2023 को इस पार्टनरशिप से ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा। तो सौम्या ने बोला आज क्या तारीख हो गई है, आज तारीख हो गई है 20 अप्रैल 2023। कोई बात नहीं प्रतीक, तो मुझे अभी रिटायर मत होने दे, एक महीने बाद में क्या हो जाऊंगा, ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट के अंदर डेट लिखी हुई है उस डेट को मैं क्या हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तब तू मुझे चाह कर भी रोक नहीं पाएगा। सो एक और तरीका क्या है रिटायर होने का कि अगर आपने एग्रीमेंट के अंदर ही लिख दिया है कि पर्टिकुलर डेट को मैं क्या हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, सो उस डेट आने पर आप क्या हो सकते हो, पार्टनरशिप से रिटायर हो सकते हो। सो जो अपन ने राइट पढ़ते वक्त पढ़ा था कि एक पार्टनर प्रॉपर नोटिस देकर क्या हो सकता है, पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है, वो केस होता है जब पार्टनरशिप कैसी होती है, पार्टनरशिप एट विल होती है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप इच्छा अनुसार क्या होगी, चलती रहेगी, जब तक हम चाहेंगे तब तक एक पार्टनरशिप क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। तो उसमें क्या होता है, अगर एग्रीमेंट बनाया आपने तो एग्रीमेंट के अंदर डेट लिख दी कि एक पर्टिकुलर पार्टनर इस डेट को रिटायर हो जाएगा, तो वो डेट आने पर पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। अगर उससे पहले ही पार्टनर को रिटायर होना है तो फिर पार्टनर के पास दो ऑप्शन है कि पार्टनर या तो प्रॉपर नोटिस सर्व करके चला जाए तो वो रिटायर हो सकता है, या फिर दूसरे सारे पार्टनर मिलके क्या दे दे, कंसेंट दे दे अपनी, तो वो क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। क्लियर हुई चीज। सो वापस से अगर मैं एक समअप करूं, पार्टनर के पास रिटायर होने के हैं तीन तरीके। पहला तरीका क्या है, प्रॉपर नोटिस सर्व करो, रिटायर हो जाओ। दूसरा तरीका क्या है कि सारे पार्टनर अगर कंसेंट दे दे उसके बाद आप क्या हो सकते हो, रिटायर हो सकते हो। और तीसरा तरीका क्या है, जो एग्रीमेंट में डेट लिखी है वो डेट आने पर आप क्या हो सकते हो, रिटायर हो सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जनरली a firm is dissolved on the death of a partner कि जनरली क्या होता है, जब भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, फर्म का बंद होना। फिर हम क्या करते हैं, फर्म को वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसकी अकाउंटिंग है, जब हम डेथ चैप्टर, जब हम डिसॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में समझेंगे। बस अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि एक पार्टनर की डेथ होने पर जनरली क्या होता है, फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म्स इज अनलिमिटेड। This means partners' private assets can also be used for paying firm's debt.
ओह, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था और एक प्रीवियस लेक्चर में भी मैं क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, और अभी हमने इसको क्या कर लिया है, लिख लिया है। सो लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक फर्म कर रही है उसके लिए बराबर का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, पार्टनर भी होगा। और पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होगी, पार्टनर की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म कोई लोन लेती है किसी थर्ड पर्सन से या किसी बैंक से, किसी से भी अगर हम लोन लेते हैं और वो लोन को पे ऑफ करने के लिए फर्म के पास जो पैसा है, जो कैपिटल है, वो सफिशियंट नहीं है, फर्म की सारी एसेट्स को बेच के भी हमारे पास जो पैसा हो रहा है वो इतना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है कि हम क्या कर पाए, फर्म के उधारों को फुलफिल कर पाए, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि जो भी पार्टनर्स है, पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स का यूज करा जाता है फर्म्स के डेट्स को फुलफिल करने के लिए। इसका मतलब कि एक पार्टनर के घर के बर्तन तक बिक सकते हैं अगर फर्म का उधार पूरा नहीं होता है तो। क्लियर है क्या? इसीलिए पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और लोग किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। अगली क्लास में हम चालू करेंगे मेन हमारी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। तब तक के लिए गुड बाय।